1989 सोवियत फोर्सेस अफगानिस्तान से निकल चुकी हैं। एक सुपर पावर ने हार मान ली है और वॉर ऑफिशियली ख़त्म हो गई है। लेकिन जो शायद लोग भूल गए हैं वो ये था कि ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। जंग के बाद अमन आता है, मगर अफगानिस्तान के लिए ऐसा नहीं था। सोवियत विड्रॉल के सिर्फ 3 साल बाद 1992 में अफगान सिविल वॉर शुरू होती है। मुल्क फिर से फ्लेम्स में जला और ये सिर्फ अफगानिस्तान का नहीं, पाकिस्तान का भी मसला बन गया। बाय 2000 पाकिस्तान और ईरान में 6 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज रह रहे थे। ये सिर्फ एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं था, बल्कि एक लॉन्ग टर्म रियलिटी बन चुकी थी, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी, सोसाइटी और सिक्योरिटी को डीपली अफेक्ट कर रही है। वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ बॉर्डरलाइंस, द अफगान सागा, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे सोवियत वॉर के बाद भी पाकिस्तान पर अफगान रेफ्यूजी क्राइसिस का असर क्यों रहा। जंग तो ख़त्म हो गई थी, मगर रेफ्यूजीज वापस नहीं जा रहे थे। 1990s का एरा सिर्फ एक पोस्ट वॉर ट्रांजिशन नहीं था, ये अफगानिस्तान सिविल वॉर, तालिबान की राइज और पाकिस्तान के अंदर सोशल और इकोनॉमिक प्रेशर का ज़माना था। रेफ्यूजीज सिर्फ एक टेम्परेरी प्रेजेंस नहीं रहे, बल्कि वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का परमानेंट हिस्सा बन गए। 1989 के बाद लोगों को लगा कि अफगानिस्तान में पीस वापस आ जाएगी, मगर रियलिटी कुछ और थी। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई और मुजाहिदीन के अलग अलग ग्रुप्स एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। वॉर ख़त्म नहीं हुई थी, सिर्फ प्लेयर्स चेंज हो गई थी। 1992 में अफगान सिविल वॉर शुरू होती है। काबुल बैटलफील्ड बन गया। डिफरेंट मुजाहिदीन फैक्शंस, जमीयत इस्लामी, हिज़्ब इस्लामी, दोस्तम की फोर्सेस, सब अपनी जगह के लिए लड़ रहे थे। जब 1996 में तालिबान काबुल कैप्चर करती है, तो नए रेफ्यूजीज पाकिस्तान का रुख करते हैं। ये नए लोग सिर्फ वॉर सर्वाइवर्स नहीं, तालिबान की ओपोजिशन और डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी भी थे। 1990s तक पाकिस्तान ऑफिशियली 3.5 मिलियन से ज़्यादा अफगान रेफ्यूजीज को होस्ट कर रहा था, और अनडॉक्यूमेंट रेफ्यूजीज का काउंट अलग था। एक वक्त था जब अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान में एक ब्रदरली वेलकम एंजॉय कर रहे थे, मगर जैसे जैसे उनकी प्रेजेंस लॉन्ग टर्म होने लगी, प्रॉब्लम्स भी बढ़ते गए। बाय द लेट 90s पाकिस्तान एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। सैंक्शंस, अनस्टेबल इकोनॉमी और इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज ऑलरेडी पाकिस्तान को वीकन कर रहे थे। उस वक्त एक प्रोलॉन्ग्ड रेफ्यूजी प्रेजेंस एक और प्रेशर बन गया। लैंड, वाटर और एम्प्लॉयमेंट के रिसोर्सेज पे कंपटीशन बढ़ गया। अर्बन एरियाज जैसे कराची, कोयटा और पेशावर ओवरलोडेड होने लगे। रेफ्यूजी कैंप्स में रहने वाले लोग इनफॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बनने लगे, जिसका इम्पैक्ट लोकल लेबर मार्केट पर पड़ा। गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने एड प्रोवाइड करने की कोशिश की, मगर अनडॉक्यूमेंटेड रेफ्यूजीज के लिए सिचुएशन और भी मुश्किल थी। ये वो लोग थे जो ऑफिशियल रेफ्यूजी स्टेटस नहीं ले सके, इसलिए UNHCR या किसी भी इंटरनेशनल एड का हिस्सा नहीं बन सके। रेफ्यूजी प्रेजेंस सिर्फ इकोनॉमी पर नहीं, सोशल और सिक्योरिटी डायनामिक्स पर भी असर डाल रही थी। 1990s तक पाकिस्तान का ड्रग ट्रेड और आर्म्स स्मगलिंग का एपिसेंटर बन चुका था। अफगान वॉर के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बिलियंस ऑफ डॉलर्स के आर्म्स और नारकोटिक्स का इलीगल नेटवर्क डेवलप हो चुका था। पाकिस्तान, जो एक पीसफुल साउथ एशियन कंट्री था, 1990s में क्राइम और टेररिज्म से बदलने लगा। अफगान वॉर की लेगेसी के तौर पे क्लाशनकोव कल्चर और ड्रग्स का एक्सप्लोजन पाकिस्तान में देखने को मिला। पब्लिक हेल्थ क्राइसिस भी एक मेजर इशू था। ओवर क्राउडेड रेफ्यूजी कैंप्स और अनसैनिटरी कंडीशंस की वजह से डिजीजेस जो पोलियो और मलेरिया ऑलरेडी स्प्रेड होने लगे। 1994 के बाद पाकिस्तान का पोलियो एंडेमिक ऑफिशियली वर्सन हो गया। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान को रियलाइज हुआ कि ये रेफ्यूजी क्राइसिस टेम्परेरी मैनेज नहीं हो सकता, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इशू बन गया था। जैसे जैसे इकोनॉमिक और सिक्योरिटी प्रेशर बढ़ता गया, पाकिस्तानी लोगों का परसेप्शन भी चेंज होना शुरू हुआ। जिस रेफ्यूजी कम्युनिटी को पहले एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज के तौर पर देखा जाता था, वो अब एक नेशनल बर्डन समझी जा रही थी। बहुत से अर्बन सेंटर्स जैसे कराची और पेशावर में लोकल्स और अफगान कम्युनिटीज के दरमियान टेंशंस डेवलप होने लगी। हाउसिंग, जॉब्स और इवन स्मॉल बिजनेसेस तक कंपटीशन इंटेंस होने लगा। एक और क्रिटिकल एस्पेक्ट ये था कि अफगान रेफ्यूजीज का इलीगल नेटवर्क्स के साथ लिंक्स डेवलप होने लगा। इस वजह से पाकिस्तानी मीडिया और पॉलिटिकल सर्कल्स में उनके अगेंस्ट नैरेटिव डेवलप होने लगा। 1999 तक पाकिस्तान गवर्नमेंट एक स्ट्रक्चर्ड रिपेट्रिएशन प्लान कंसीडर कर रही थी,
جن کا ایم تھا کہ ریفیوجیز گریجولی واپس بھیجے جائیں، مگر افغانستان اب بھی انسٹیبل تھا اور ریپیٹریشن ایزیلی پاسبل نہیں تھا۔ تو اگر ہم دیکھیں 1990s کے افغان ریفیوجی پریزنس پاکستان کے لیے ایک ٹیمپریری ہیومینیٹیرین کرائسس سے ایک پرماننٹ نیشنل ایشو بن گیا۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسٹیک یہ تھا کہ انہوں نے ریفیوجیز کو الاؤ کیا، یا یہ ایک ان ایوائڈیبل ریالٹی تھی۔ 1990 سے 2000 تک کا یہ پیریڈ صرف افغان وار کا آفٹر میتھ نہیں، بلکہ پاکستان کی آئیڈینٹی اور سیکیورٹی ڈائنامکس کے ٹرانسفارمیشن کا ٹائم تھا۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 2001 میں 9/11 ہوتا ہے، طالبان کے اگینسٹ ایک نیا وار شروع ہوتا ہے اور پاکستان ایک نئے کرائسس کے لیے پریپیئر ہونے لگتا ہے۔ ایپیسوڈ 3 میں ہم بات کریں گے 9/11 کے امپیکٹ پر اور کس طرح پاکستان اور افغان ریفیوجیز کا فیوچر ڈرامیٹکلی چینج ہوتا ہے۔